हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून में स्वागत है आप सभी का। आज क्लास 12 का चल रहा है ये क्लास आपका। कल हम लोगों ने बच्चों रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे का और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पेन और पेपर अपने पास रखेंगे, अपनी एनसीईआरटी को भी अपने साथ रखेंगे और उसकी हेल्प से हमारे लेक्चर को समझते हुए चलेंगे। चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों का कल चैप्टर स्टार्ट हो गया था, जीवों में जनन चैप्टर स्टार्ट हो गया था और इस चैप्टर में मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। इट इज ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या है, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। क्या हम में जीवन है? हम सजीव हैं और ये पेन में जीवन नहीं है, इसका मतलब ये निर्जीव है। कल मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे जो ये डिनोट करते हैं कि हम सजीव हैं और ये पेन जो है ये निर्जीव है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अमुक वस्तु सजीव है या अमुक वस्तु निर्जीव है। इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो डिफरेंशिएट किया गया है। कुछ जो सारी वस्तुएं संसार में पाई जा रही हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करने के लिए, लिविंग थिंग्स के बारे में यानी कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस बार बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है और इसमें 80% बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, नीट के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से पढ़िए बच्चों, इस तरह से पढ़िए कि आपका नीट का स्कोर अच्छा हो। आप अपना टारगेट सेट करिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको टारगेट सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नीट एग्जाम के लिए टारगेट सेट कीजिए और उसमें सेट करिए कि आपके मार्क्स अच्छे आए। उसमें अगर स्कोर अच्छा हुआ तो आपका बोर्ड एग्जाम में ऑटोमेटिकली स्कोर अच्छा होगा। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था बच्चों, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? सर अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी सर अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी सर अरस्तु, ऑल्सो फादर ऑफ बॉटनी सर थियोफ्रेस्टस, एंड जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? सर लैमार्क ने एंड ट्रेवेरेनस ने। इतना क्लियर है आप सभी को? मैंने आपको कुछ सजीवों के लक्षणों के बारे में बता दिया था कि ये क्या होते हैं। इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाई जाती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं, रिडक्शन की प्रोसेस होती है, उपापचय अभिक्रियाएं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब उपापचय अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। बहुत सारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग बॉडी। किसी भी जीवित जीव का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस की सहायता से कोई भी जीव अपनी संतति को आगे बढ़ाने में योगदान करता है और अपनी वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते रहते हैं। इसीलिए कल मैं जब आपको बता रही थी, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कल बताए थे और इन पॉइंट्स में मैंने आपको ये बताया था कि 1.5 करोड़ साल पहले, 1.5 करोड़ ईयर्स बैक क्या हुआ था बच्चों? 1.5 करोड़ साल पहले मनुष्य के पूर्वज कौन आए थे? मनुष्यों के पूर्वज, मानवों के पूर्वज इस पृथ्वी पर आ गए थे। मनुष्य के पूर्वज इस पृथ्वी पर आ गए थे जो किस प्रकार के दिखाई पड़ते थे? जो कपी जैसे दिखाई पड़ते थे। कपी का अर्थ सभी बच्चों को पता है। कपी का मतलब साधारण भाषा में आप समझ लें कि कपी बंदर को कहते हैं, वानर जो होते हैं। तो आप सभी ने देखा है कि जैसे गोरिल्ला दिखाई देता है, कुछ उस टाइप के, मतलब वो मनुष्यों जैसे थे, 2 पैरों पे चलते थे, हाथ उनके हमारे जैसे थे, पर हम उनके शरीर पे बहुत सारे बाल हुआ करते थे, वो कपी जैसे दिखाई पड़ते थे। ये क्या है?
ये पृथ्वी पर आ गए थे, पृथ्वी पर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, विकास किया, यानी वृद्धि और विकास किया। फिर उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया की जिससे हम आज के समय में आपके सामने हैं। हमारी वंश, हमारी संतति यानी कि इंसान खत्म नहीं हुए। 1.5 करोड़ साल पहले पहला इंसान आया था पृथ्वी पर और अभी तक हम जिंदा हैं, आगे अपने वंश को बढ़ाते चल रहे हैं और अलग अलग बहुत सारे प्रकार के हो गए, जिसको कहते हैं अमेरिका में अमेरिकन्स हैं, लंदन में ब्रिटिश हैं और इंडिया में इंडियंस हैं। ब्लैक, व्हाइट, ये सब अलग अलग हो गया, लेकिन शुरुआत उसकी मनुष्य के पूर्वज जो कपी के जैसे दिखाई पड़ते थे उन्हीं से हुई थी। तो हम लोग ऐसी कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं बच्चों जिससे ये संभव हो पाया? वो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, so it is very important process for living being. Reproduction is a very important process of living being और reproduction को आप ऐसे समझ सकते हैं कि re plus production। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है बच्चों, आप लोग सरल से कठिन की ओर जाएंगे, आपको सारे कठिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इजीली, टेंशन नहीं होगी। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि री प्लस प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज का दोबारा दोबारा से बार बार अगर प्रोडक्शन किया जाता रहे तो उसे हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं या प्रजनन कहते हैं, प्रधन जनन कहते हैं। इसको आप को आप ये समझिए कि ये इसका मतलब है कि दोबारा दोबारा, बार बार, दोबारा दोबारा या बार बार। यानी कि जो डॉग है वो डॉग के जैसे बच्चों को जन्म देता रहता है और जो इंसान है वो इंसान के जैसे बच्चे होते हैं, उनके पास वो बर्थ करते हैं। उसके बाद जो अमीबा है वो अमीबा के सेल से अमीबा को डेवलप करेगा नया। अगर हाथी है बच्चों तो हाथी से हाथी का ही बच्चा होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हाथी के बच्चे से इंसान ने बर्थ लिया, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी संतति को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जो सारी लिविंग बीइंग्स में कंटिन्यूअसली चल रही है। अब उनमें किसी किसी में रिप्रोडक्शन की, किसी किसी जीव में रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और किसी किसी में लिमिटेड टाइम के लिए होती है और लिमिटेड फेज में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में किसी ने बिल्ली के बच्चों को देखा है तो बिल्ली एक साथ कम से कम 6-7 किटेंस को बर्थ देती है। डॉग्स जो हैं वो भी बहुत सारे पप्स को बर्थ देते हैं, लेकिन इंसान एक या हद से हद ट्विंस को बर्थ दे सकता है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो ज्यादा से ज्यादा एक संतति की उत्पन्न कर सकती है, या हद से हद अगर बहुत हुआ तो आपको ट्विंस मिलेंगे। ये अपवाद है कि कभी कभार 4 बच्चों का बर्थ हो गया तो वो सेफ नहीं होते, वो मैच्योर नहीं होते और वो डेथ हो जाती है इस प्रकार के बच्चों की, क्योंकि वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं। आपको रिप्रोडक्शन का कॉज समझ में आ गया? इसका कारण क्या है, ईश्वर ने ये क्षमता क्यों दी है, ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोगों को देखना है कि जीवों में अगर पादपों में प्रजनन की क्षमता ना होती, सोचिए तो क्या होता? क्या हम इस पृथ्वी पर होते? हम होते ही नहीं। हम होते ही नहीं तो आज का दिन भी नहीं होता और आप पढ़ भी नहीं रहे होते और नीट की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, ये सोच नहीं रहे होते कि हम डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है इम्पोर्टेंट? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा इस जगह पे होने का रीजन केवल ये है कि रिप्रोडक्शन की क्षमता ईश्वर ने सभी जीवों में दी हुई है, जो इंसानों में भी है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है और उसके बाद वो क्षमता खत्म हो जाती है, तब इंसान जीर्णावस्था को या वृद्धावस्था को पहुंचता है और उसकी जीवन अवधि समाप्त होती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से लाइफ साइकिल चलता रहता है। जिन्होंने बर्थ लिया है वो बड़े होंगे, जैसे मेरे माता पिता अभी बुजुर्ग हैं,
अब उसके बाद मैं जब बुजुर्ग होंगी तो मेरे माता पिता शायद ना रहें और बच्चे मेरे यंग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों की, फिर जब बच्चे यंग होंगे तब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, फिर कभी मेरी भी डेथ हो जाएगी और उसके बाद उन बच्चों के बच्चे आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये केवल रिप्रोडक्शन के कारण संभव हो पाएगा। तो क्या होगा, हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हुए चलेंगे, हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। आप सबने देखा कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, सब अपने अपने वंश को बढ़ा रहे हैं, पर क्या सभी जीवों में एक ही तरीके का हो रहा है? तो आंसर क्या है कि सब जीवों में एक ही तरीके से नहीं हो रहा है। पेड़ पौधों में अलग हो रहा है, कुछ जीव जंतुओं में अलग हो रहा है और कुछ जीव जंतुओं में दूसरी तरह से हो रहा है, यानी कि अलग अलग तरह से हो रहा है। और वो दो टाइप्स जो हैं वो कहलाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर मीन्स रिप्रोडक्शन, बहुत बड़ा वर्ड है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आर डॉट लिखा कि आप समझ लेंगे कि रिप्रोडक्शन लिख दिया मैंने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें एक पेरेंट बॉडी है, समझ लीजिए ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो उससे दो पेरेंट बॉडी डेवलप होगी, लेकिन कैसी होगी बच्चों, एकदम एक समान होगी, यानी कि एक ही जनक की आवश्यकता होगी इसमें और संतान में कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका जो पेरेंट सेल है उसी से दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया, तो ये क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या हो गया, मेल गमीट बनेगा और फीमेल गमीट बनेगा। ये जब फ्यूजन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद नई संतति जन्म लेगी। और वो कैसी होगी बच्चों, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगी। डिफरेंट इन द सेंस इंसान का बच्चा इंसान ही होगा लेकिन शक्ल अलग होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका थंब इम्प्रेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, तो थंब इम्प्रेशन सबका अलग अलग होता है और ये ईश्वर की बनाई हुई कृति है। तो आप ये मान के चलें कि कुछ ईश्वर भी है, कोई ना कोई ऐसा सुपर पावर है जिसने सबका थंब इम्प्रेशन अलग बनाया है। मेरे फादर का थंब इम्प्रेशन, मैंने अपने फादर का नाम भले ही लिया है लेकिन मेरे फादर का थंब इम्प्रेशन मुझसे मैच नहीं करता। इसीलिए जब भी अंगूठा लगवाते हैं कि भाई अगर स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया मतलब मैं समता शुक्ला हूं, अगर आपने अंगूठा लगाया है तो आपके अंगूठे की जगह पे आपके फादर नहीं खड़े हो सकते। इसका मतलब ये है कि सोचिए इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी अरबों खरबों की जनसंख्या है, सबका थंब इम्प्रेशन डिफरेंट है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है बच्चों, इसमें विभिन्नता नहीं आती। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसमें विभिन्नता नहीं आती है। और इसमें क्या होती है, बहुत अच्छी तरह की विभिन्नता आती है। जो कभी कभी आपने ऐसा देखा है कि मम्मी पापा दोनों की आंखें काली हैं पर बच्चे की आंखें ग्रीन हो गई। आपने देखा होगा कि माँ की आंखें काली हैं, पिताजी की आंखें ब्राउन हैं, तो भी बच्चे की आंखें ग्रे हो गई। तो मतलब क्या आ रही है, विभिन्नता आ रही है। उनकी अंदर, शरीर के अंदर भी विभिन्नता आ सकती है और शारीरिकी में भी, यानी कि मार्फोलॉजी में भी। प्लांट्स में भी ऐसा होता है बच्चों, और फ्लावर्स में भी होता है, इंसानों में भी होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसके बाद मैंने आपको एक शरबत के उदाहरण से पिछली कक्षा में ये समझाया था। मान लीजिए एक रेड कलर का शरबत लिया आपने, अगर उसको 2 ग्लासेस में डाल देते हैं तो क्या होता है, उससे लाल रंग से, मान लीजिए ये लाल कलर का शरबत है तो 2 ग्लास में जो बनेगा वो लाल ही रहेगा, है ना। इससे आप समझ सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मान लीजिए एक शरबत लाल कलर का है प्लस एक शरबत जो है आपका वो व्हाइट कलर का ही है, इसके अंदर व्हाइट कलर का ही शरबत है और इसके अंदर पूरा लाल कलर का भरा हुआ है। फिर लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, तो उसके बाद जो आपका शरबत बनेगा, लाल शरबत आपने एक ग्लास में डाला और एक ग्लास में आपने व्हाइट शरबत डाला बच्चों, तो शरबत जो बनके तैयार होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। यानी कि क्या आई उसमें? विभिन्नता आ गई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर दिस कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं आएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि इसमें हूबहू अपने पेरेंट सेल की तरह ही डॉटर सेल्स डेवलप करती हैं। यानी कि क्या बनाते हैं ये क्लोन का निर्माण करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं बच्चों? ये क्लोन का निर्माण करते हैं। आप सभी ने सुना है क्लोन। आपने वो कौन सा मूवी था देखा था जिसमें क्लोन डेवलप हो जाता है? रोबोट 2.0 मूवी में देखा आपने, रजनीकांत का क्लोन डेवलप हो जाता है। तो कैसे डेवलप हो जाता है वो? क्लोन का मतलब है हूबहू अपने पेरेंट के जैसा। मतलब मेरे पापा के जैसा अगर मैंने बर्थ लिया और मैं एकदम अपने पापा के जैसी हो जाऊं, उनके जैसा वो है, वो प्रोफेशन भी मैं चूज कर लूं, शक्ल भी उनके जैसी हो जाए, शरीर भी उनके जैसा हो जाए, तो क्या होगा? मतलब मेरे फादर का क्लोन। ऐसा कभी संभव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग बॉडीज का फर्टिलाइजेशन जब होता है तो विभिन्नता आ जाती है हर हाल में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का डेवलपमेंट हो जाता है, और ये क्लोन क्या है? हूबहू अपने पेरेंट के जैसा होगा, हूबहू पेरेंट के जैसा होगा। तो उसको क्या कहेंगे कि क्लोन का डेवलपमेंट हो गया। तो ये केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही संभव है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बन सकता। एंड इट इज सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट में ये आता है कि किस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्लोन का निर्माण हो जाता है, किस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्लोन का निर्माण हो जाता है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूजन करते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन से बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वैसे तो हम इसे युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। लेकिन चाहे तो आप इसको इंग्लिश में ही एक जाइगोट ही लर्न कर लीजिए, युग्मनज आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इज दिस कि हायर क्लासेस में आपको हिंदी मीडियम नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए आपने नीट की एग्जाम क्लियर कर दिया, तो उसमें आपको कोई बुक ही हिंदी में नहीं मिलेगी, तो पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब यह है आपको इंग्लिश में ही लर्न कर लेना चाहिए। अगर आप बेसिक इंग्लिश में लर्न कर लेंगे तो बाद में भी आपको इजी होगा। तो मेल गैमीट, मेल ने मेल गैमीट दिया और फीमेल ने फीमेल गैमीट दिया, दोनों का फ्यूजन हुआ, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और उसके बाद हमें क्या मिला? जाइगोट मिला। फ्यूजन को ही हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम संलयन कह सकते हैं। संलयन, संलयन का मतलब दो चीजों का एक में मिलना, इसे हम संलयन कह सकते हैं। तो जाइगोट क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा और निर्माण करेगा एक शिशु का। अब जो शिशु बनेगा वो हूबहू अपने माता पिता की नकल नहीं होगा। वो कैसा होगा? जैसे आप अपने माता पिता के युग्मकों से मिलकर बने हैं, मैं अपने माता पिता के युग्मकों से मिलकर बनी हूँ, तो क्या मैं अपने माता पिता के समान हूँ? या कोई बच्चा अपने माता पिता के एकदम हूबहू एक जैसा दिखता है? नहीं दिखता है। तो इसका मतलब उसमें क्या आ जाती है? विभिन्नता आ जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताया, एकदम बायोलॉजी को साइड कर दीजिए। सोचिए घर में शरबत बना है, बड़ा मीठा टेस्टी सा रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है आपने, और उसमें एक रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया जिसको आपने बांट दिया लोगों में। तो 2 ग्लास में आपने शरबत डाला तो रेड कलर का ही शरबत आपने बांट दिया, सारे मेहमानों में रेड कलर का शरबत चला गया। और दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आपने रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया था बच्चों, और उसके बाद क्या हुआ? शरबत कम पड़ गया और मेहमान ज्यादा हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि किसी तरह से ऐसा किया जाए कि शरबत को बढ़ा लिया जाए और मेहमानों को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद आपकी मम्मा ने दिमाग दिया कि एक काम करो,
चीनी और दूध मिला दो रूह अफ़ज़ा वाले शरबत में, चीनी और दूध थोड़ा सा और मिला दो, और उसके बाद गुलाबी गुलाबी शरबत परोस दिया गया सारे मेहमानों को। उनको लगा कि इन्होंने 2 तरीके का शरबत बनाया था, लेकिन शरबत तो भाई एक ही था, रूह अफ़ज़ा रेड वाला, उसमें व्हाइट डाल दिया गया तो पिंक शरबत परोस दिया गया। और इस तरह से उसमें क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। मेहमानों को क्या लगा कि इनके घर में 2 तरीके का शरबत परोसा जा रहा है, एक तो रेड कलर का है और दूसरा है पिंक कलर का। लेकिन क्या था कि वो पिंक कलर का जो शरबत था उसमें व्हाइट कलर का मिल्क ऐड कर दिया गया था, इसीलिए वो शरबत ने गुलाबी रंग ले लिया। यानी कि क्या हो गया, उसमें विभिन्नता आ गई। क्या आ गई बच्चों, विभिन्नता आ गई। तो इसी तरह से अलैंगिक जनन में जो संतान होगी उसका क्या करेंगे, हम केवल बाह्य अध्ययन करेंगे। उसका हम केवल क्या करेंगे बच्चों, बाह्य अध्ययन करेंगे। और यानी कि क्या देखेंगे, आकारिकी देखेंगे। और जब आंतरिक अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम शारीरिकी बोलेंगे। ठीक, किस चीज का अध्ययन करना है हमको, एक तो आकारिकी का अध्ययन करना है। हर जीव की हमें 2 तरीके से अध्ययन करना है, एक तो है आकारिकी और दूसरा है शारीरिकी, है ना। आकारिकी मतलब उसका आकार कैसा है, यानी कि मार्फोलॉजी और एनाटॉमी का अध्ययन करना है। आपको जब डॉक्टर बनेंगे तब भी ये पढ़ना है, क्लास 12th में भी आपको विभिन्न प्रकार, जब डॉक्टर बनेंगे तो भाई इंसानों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको आकारिकी और शारीरिकी, उनका बाह्य अध्ययन और आंतरिक अध्ययन दोनों करना होगा। और जब कोई वनस्पति विज्ञान को पढ़ेगा, उसकी हायर स्टडीज में जाएगा तो वो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेगा। तो पेड़ पौधे बाहर से कैसे दिखते हैं ये आपको देखना है, और उनके अंदर क्या प्रक्रियाएं होती रहती हैं ये भी आपको देखना है। अब जिस तरीके का जनन ये है कि मान लीजिए ये एक पेरेंट बॉडी है, सिंपल अपने जैसे 2 पेरेंट बॉडी को दो डॉटर सेल्स को जन्म दे रही है। ये आपकी पेरेंट सेल है, ये आपकी पेरेंट सेल है, और ये आपकी जो है 2 ये डॉटर सेल्स हैं। ये कैसी हैं, हूबहू एक जैसी हैं। तो ये क्या कर रही है, जब आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस टाइप का जनन क्या कहलाता है बच्चों, इस टाइप का जनन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको केवल एक ही पेरेंट सेल की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 6 टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 6 टाइप्स, यानी कि अलैंगिक जनन को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 इज फिशन, नंबर 2 इज बडिंग, नंबर 3 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ 6 टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस